स्वागत है आपका जीएसएन क्वाड में। इस वीडियो में हम जैव विविधता और उसके संरक्षण से रिलेटेड जो शेष 25 क्वेश्चन रह गए थे वो कराने वाले हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दी गई है इसी टॉपिक पे लेके, जिसका नाम है जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। पहला है, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक साइड में वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्टेट अर्थात राज्य। महानंदा, मालाबार, सत्यमंगलम, लकीर घाटी। इसमें महानंदा का संबंध है पश्चिम बंगाल से, तो ये पश्चिम बंगाल का है। मालाबार अधिकांश लोग जानते होंगे, ये केरल में पड़ता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पड़ेगा तमिलनाडु में, और वहीं लकीर घाटी उड़ीसा का है। तो इस हिसाब से एक का तीसरा, फिर चौथा, 3, 4, 2, 1, तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व को सजाना है, ये रहा आपका नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। तो सबसे पहले देखिए, कार्बेट, जिम कार्बेट की बात की जाए तो ये यूके में पड़ता है अर्थात उत्तराखंड। सिंपलीपाल ओडिशा का है, तो हम इसे ओडी लिख दे रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में पड़ता है, तो हम इसे आर कर दे रहे हैं। और वहीं पेरियार केरल का है, अधिकांश लोग जानते होंगे, तो इसे हम के कर दे रहे हैं। तो पहले तो आएगा कार्बेट, इसके बाद राजस्थान का सरिस्का, फिर सिंपलीपाल, फिर पेरियार, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इनमें से बताना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं। लोकटक राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है, ये सही है। नामदफा ये मेघालय में नहीं है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। ARP अरुणाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये भी सिक्किम में नहीं होकर के उत्तराखंड में है, यूके में। तो केवल एक ही सही सुमेलित है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको इस संदर्भ में एक बात पता होना चाहिए, जो लोकटक राष्ट्रीय पार्क है उसका एक अभिन्न भाग है जिसका नाम है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बारे में शायद क्वेश्चन आगे आएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? मणिपुर में है, और लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, संगाई हिरन। संगाई हिरन, उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो फिलहाल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? साइलेंट वैली, ये तो सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। इसमें चर्चा करने लायक कुछ विशेष है नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कौन कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। ये शक्ति राज्य सरकार में निहित है। और एक अधिनियम है जिसका नाम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये मैं लिख दे रहा हूँ, 1972। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अगर पूछ ले वन्यजीव अभयारण्य घोषित कौन कर सकता है, वो भी राज्य सरकार ही करेगी। इसके अलावा एक होता है समुदाय आगार, कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं इसे। इसकी घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो ये कुल मिला के सारे स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन समुदाय आगार की घोषणा की जाती है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन वाला जो अधिनियम है 2002, उसके तहत। तो ये ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अगला है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। संरक्षण दो तरह के होते हैं, एक स्वस्थानीय, एक बाह्य स्थानीय, अर्थात इन सीटू और एक्स सीटू। स्वस्थानीय संरक्षण वो होते हैं जिनमें प्रजातियों को या फिर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उनको उनके स्थान पर, उनके आवास पर संरक्षित किया जाता है, जबकि बाह्य स्थानीय में उनको उनके आवास से बाहर निकाल कर किया जाता है। तो फिलहाल स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होंगे इनमें से? जीन बैंक होता है, पवित्र उपवन एवं झीलें, ये बाह्य स्थानीय के उदाहरण हैं। इसके अलावा अभ्यारण्य ये भी होता है, चिड़ियाघर भी नहीं होता है, चिड़ियाघर बाह्य स्थानीय का उदाहरण है। तो कुल मिला के 1 और 3, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसकी चर्चा अभी की थी? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, या डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी हो जाएगा, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक डांसिंग डियर होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, डांसिंग डियर।
इसको हिंदी में संगाई हिरण भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है तो आप आराम से लगा देंगे। अगला है मनुष्य एवं आरक्षित जैव मंडल आगार अर्थात MAV की शुरुआत यूनेस्को द्वारा कब की गई थी, किस वर्ष? यहाँ MAV की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन है 1965, 1971, 1967 या फिर 1969। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। MAV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MAV के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, अभी बताया था। तो स्टेटमेंट है 4, इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए सांस्कृतिक आधार स्थापित करना है। यहाँ ध्यान ये देना है कि मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए सांस्कृतिक आधार की बात की गई है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मनुष्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है। तीसरा है ये मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है। और चौथा है ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए तकनीकी अध्ययन और आकलन को प्रोत्साहित करता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के संदर्भ में? तो पहला इसमें गलत हो जाएगा ये कि ये सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं करता है, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन से रिलेटेड है ये। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो 2, 3, 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैप के संदर्भ में आपको ये इतनी ही चीजें ध्यान रख लेनी है, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कि पहला तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी और दूसरा इसके लक्ष्य क्या है। अगला है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में कहते हैं NTCA। ये राज्यों द्वारा टाइगर संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। संरक्षण कार्यों में लगे हुए लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देता है तथा टाइगर रिजर्व को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों। अब एक बात आप और ध्यान रख सकते हैं, जो NTCA है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत आता है और ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। और इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं उसी अधिनियम से जो 1972 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आगे है गिद्ध की विलुप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? गिद्ध की विलुप्ति के संदर्भ में वैसे हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। फिलहाल 2 स्टेटमेंट है, गिद्धों के विलुप्त होने पर रेबीज का, यहाँ का नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पर और होगा, रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोगों का प्रसार बढ़ेगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिद्ध क्यों विलुप्त हो रहे हैं पहले चर्चा कर चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देखने की जरूरत है अगर आपको नहीं पता है तो। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीववार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? किस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र में? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में या वन्यजीव अभ्यारण्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव क्षेत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि करने की अनुमति होती नहीं है लोगों को। इनमें ना ही कोई पशुओं की चराई कर सकता है। जिन जिन चीजों पर प्रतिबंध होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। वनों की कटाई पर प्रतिबंध होता है, पशु हत्या पर प्रतिबंध होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध तो होता है, लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति से यदि कोई पशु खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक, जिसे वर्मिन घोषित किया जाता है, उसकी हत्या की जा सकती है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बफर जोन में किसी भी अनावश्यक मानवीय गतिविधि की छूट नहीं है। कोर क्षेत्र में शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन आदि की अनुमति है। संक्रमण मंडल कोर क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां संपन्न हो सकती हैं। तो अगर बात करें पहले स्टेटमेंट की, बफर जोन में किसी भी अनावश्यक मानवीय गतिविधि की छूट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोर क्षेत्र में नहीं होती है।
इसके अलावा कोर क्षेत्र में शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन आदि की अनुमति है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये संबंधित है बफर जोन से, तो ये उल्टा कर दिया है। ये बफर जोन की बात है, फिलहाल ये गलत हो जाएगा। अगला है संक्रमण मंडल कोर क्षेत्र के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां संपन्न हो सकती हैं। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि संक्रमण मंडल कोर क्षेत्र के चारों ओर नहीं बल्कि बफर जोन के चारों ओर होता है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है माइक। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये मैं लिख दे रहा हूं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंध है? अब इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, हाथी से। माइक के संदर्भ में 2-3 चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला ये कि इसकी शुरुआत की गई थी 2003 का जो साइट्स का सम्मेलन हुआ था, CITES, इसके सम्मेलन में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये साउथ एशियन कंट्रीज के लिए शुरू किया गया था माइक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1991 में भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना 1991 में नहीं बल्कि 1992 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला है जैव विविधता सम्मेलन अर्थात CBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CBD की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। स्टेटमेंट है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को CBD के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एवं अभिपुष्ट किया गया। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, यहाँ पर ये बाध्यकारी होगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा है ये सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को CBD के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एवं अभिपुष्ट किया गया था, ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को CBD के तत्वाधान में नहीं बल्कि ये वियना कन्वेंशन आपने सुना होगा, वियना अभिसमय कह सकते हैं इसे, वियना अभिसमय में इसको हस्ताक्षरित किया गया था और 1987 में इसे स्वीकार किया गया था। इसके अलावा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये पता होना चाहिए आपको किस चीज से संबंधित है, तो ये ओजोन के संरक्षण से, ओजोन संरक्षण जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है उसके संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ है उनको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो फिलहाल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सींग वाला गैंडा ये विश्व में गैंडे की सबसे विशाल प्रजाति है। भारत में इनकी संख्या में गिरावट आई है। भारत में ये मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ये विश्व में गैंडे की सबसे विशाल प्रजाति है, ये तो सही है। इनकी संख्या में गिरावट आई है, ये गलत है। संख्या में गिरावट नहीं आई है बल्कि वृद्धि हुई है। तीसरा ये मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उड़ीसा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जैसे पोबितोरा संरक्षित वन हो गया, वहां भी पाया जाता है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है, वहां भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट केवल एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कार्टेजियन प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। ये प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी हुआ। इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? देखो ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीव हैं जिनको LMO कहते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनके व्यापार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, ये सही है। और ये 2003 से प्रभावी हुआ, ये भी सही है। तो इसके केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही होंगे, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 3 परियोजनाएं हैं, बार बार कर चुके हैं हम, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, मगरमच्छ परियोजना।
इसमें जो बाघ परियोजना है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, ये 1973 में आया था। इसके अलावा हाथी परियोजना ये 1992 का है। वहीं मगरमच्छ परियोजना जिसे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कहते हैं, ये 1975 का है। तो सबसे पहले बाघ परियोजना, फिर मगरमच्छ परियोजना और फिर हाथी परियोजना, अर्थात 1, 3, 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है सही सुमेलित, ये पहचान करनी है। हेमेसाई राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, ये सही है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा। कुद्रेमुख कर्नाटक में, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये गलत सुमेलित है। सुल्तानपुर है हरियाणा में। वहीं उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो फिलहाल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उनमें किस चीज को मुख्य रूप से संरक्षित किया जाता है, उनकी सूची दी गई है। अब इनमें जो पेरियार है वो हाथी के संरक्षण से संबंधित है, ये सही है। मानस, मानस में गेंडा, ये असम में है, तो इसमें गेंडा को मुख्य रूप से संरक्षित किया जाता है। वहीं गहिरमाथा अभ्यारण्य एक समुद्री कछुआ से संबंधित है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ से संबंधित है। तो कुल मिला के 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधी प्रोटोकॉल एक देश से दूसरे देश में रहने वाले जीवित संशोधित जीवों के आयात तथा निर्यात को भी विनियमित करने की प्रक्रिया स्थापित करता है? जीवित संशोधित जीवों अर्थात लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO के आयात और निर्यात को विनियमित करने की प्रक्रिया स्थापित करता है कौन? ये वैसे हम कर चुके हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इसको सन 2000 में लागू किया गया था, मतलब अपनाया गया था और 2003 में लागू किया गया था। 2003 में लागू होने की डेट याद रहे ना रहे, पर अपनाया कब गया ये ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा जेनेवा प्रोटोकॉल ये गोला बारूद और शस्त्रों के अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उनको भी नियमित करता है। वही नागोया प्रोटोकॉल है वो संबंधित है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच से। सभी लोगों की आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच एक समान हो और उनको कैसे विनियमित किया जाए, ये नागोया प्रोटोकॉल प्रक्रिया स्थापित करता है इस संबंध में। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ये सही है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है, ये गलत है। करमती शिखर, इसको सारामाटी शिखर भी कह सकते हैं, सारामाटी शिखर ये नागालैंड में, ये भी सही है। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अधिकांश लोगों को पता होगा, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पक्षी विहार है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य, तो इनको सही रूप में सुमेलित करना है। सुल्तानपुर बता चुके हैं, ये हरियाणा का है। कुलिक पक्षी विहार ये पश्चिम बंगाल में है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है ये। अत्तिवेरी कर्नाटक में ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। तो ये थे जैव विविधता और उसके संरक्षण से रिलेटेड 50 टॉप क्वेश्चन। ये आप कर लेंगे और इनके डिस्कशन को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कहीं और जाने की जरूरत होगी। अब हम जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित जो सम्मेलन है, जो संगठन है, उन पे चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।